हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान जुन्नूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान जुन्नूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे पीपल पार्टी की एक सबसे बेहतरीन जो रहनुमा थी आफ्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, वो थी उनकी बड़ी बेटी बेनजीर भुट्टो साहिबा। बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं, ये पहली मुस्लिम खातून थी जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर प्राइम मिनिस्टर रही थी या किसी भी गवर्नमेंट की हेड रही थी। तो उनकी गवर्नमेंट के बारे में काफी ज्यादा मसाइल भी आए थे, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस टाइम उनकी उम्र जो थी वो 35 ईयर थी। तो उसके बाद भी ये भी इश्यूज उनके साथ थे कि तजर्बा नहीं था उनके पास। तो उसकी गवर्नमेंट जो थी वो उसके बारे में कुछ ज्यादा कोई अच्छी रिफॉर्म नहीं कर सकी थी बेनजीर भुट्टो साहिबा। बेनजीर भुट्टो साहिबा 1953 के अंदर पैदा हुई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ज़ाहिर है ये बड़ी बेटी थी और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दो जो बाकी बेटे थे, एक का नाम था जी मीर मुर्तजा भुट्टो और एक का नाम था मीर शाहनवाज भुट्टो। सो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब हैंग कर दिया गया 1979 के अंदर, फिर तमाम जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो एक्चुअली बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास आ गई थी, यानी बेनजीर भुट्टो साहिबा चलाती थी। अगरचे भाई जो बाकी दो थे और बेनजीर भुट्टो साहिबा, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रही है। भाई चाहते थे कि भी हमें ये पॉलिटिकल पार्टी दी जाए, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी क्योंकि सियासी सूझबूझ ज्यादा थी, तो इस वजह से जुल्फकार अली भुट्टो साहब ये खुद ये चाहते थे कि भी मेरे बाद मेरी जो सियासी जानशीन है वो मेरी बेटी हो। सो बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो अर्ली एजुकेशन है वो रेड क्लिफ कॉलेज, जो हार्वर्ड का एक एसोसिएट कॉलेज है, उससे उन्होंने एजुकेशन हासिल की। फिर बाद के अंदर वो लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एडमिशन हासिल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसकी डिबेटिंग सोसाइटी है, डिबेटिंग क्लब जो है, उसकी ये प्रेसिडेंट रही है। ये पहली एशियन थी जो डिबेटिंग सोसाइटी की मेंबर रही है। उस टाइम बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो इंग्लैंड की 2020 के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर रही है थरीसा मे, तो थरीसा मे और बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है ये आपस के अंदर क्लास फेलोज थी। तो उसके बाद ये है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो फिर वतन वापस आ गई। उस टाइम जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और पीटीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आता था एनकाउंटर, ये पॉलिटिकल डिस्कशन का एक प्रोग्राम होता था जिसको हम करंट अफेयर कहें। तो करंट अफेयर का एक प्रोग्राम होता था, उसको बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो होस्ट किया करती थी और उसको चलाती थी। उसके बाद यह है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, तो जो जियाउल हक साहब थे उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा को और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो को, नुसरत भुट्टो याद रखिए, नुसरत भुट्टो और नाहिद बेगम नाहिद अख्तर जो थी, जो कि सिकंदर मिर्जा की वाइफ थी, ये दोनों आपस के अंदर कजन थी और दोनों ईरान से ताल्लुक रखती थी। और बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो साहिबा, इन दोनों को जुल्फकार अली भुट्टो साहब यानी मिलिट्री रिजीम ने जेल के अंदर डाल रखा था, यानी हाउस अरेस्ट कर रखा था। तो ये 1984 तक उसी जेल के अंदर रहे हैं, यानी बेनजीर साहिबा और उनकी वालदा भी। तो इनके खिलाफ जियाउल हक की गवर्नमेंट के खिलाफ बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो दो भाई थे, यानी मीर मुर्तजा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने आर्म स्ट्रगल की, मिलिट्री स्ट्रगल की। पहले वो काबुल के अंदर चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अल जुल्फकार। ठीक है, अच्छा याद रखिए, अल जुल्फकार रसूल पाक सल्लम की तलवार का नाम भी था, जो रसूल पाक सल्लम ने फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम को दी थी। सो इस वजह से खैर इन्होंने ये वर्ड जो है वो ड्राइव किया जुल्फकार अली भुट्टो साहब की वजह से भी, और ये भी बात थी। तो उन्होंने वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई अल जुल्फकार, और उसी अल जुल्फकार ने फिर पीआईए का हथियारा भी उसको अगवा कर लिया था और वो काबुल के अंदर ले गए थे। बाद में जब 1983 के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी और बाकी जो वो थी यानी अपोजिशन की पार्टी थी, उन्होंने जियाउल हक की गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी जिसको कहा जाता है MRD, यानी मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर पीपल पार्टी जो थी उसका सबसे ज्यादा किरदार था। बाद में हुआ ये कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी कोई कानों के अंदर इन्फेक्शन हो गया और उनका हेयर लॉस का मसला भी शुरू हो गया। तो जो मिलिट्री रिजीम थी उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा को इंग्लैंड जाने की इजाजत दे दी। तो फिर 1984 के अंदर वो इंग्लैंड चली गई थी। उसके बाद यह है कि 1985 के अंदर आपको पता है कि भी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए थे और जिसके अंदर
मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो सिंध से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने पीपल पार्टी के ऊपर वो जो जुल्म पहले जियाउल हक की गवर्नमेंट कर रही थी उसको खत्म कर दिया था, उसको कम कर दिया था। तो फिर बेनजीर भुट्टो साहबा जो है वो 10 अप्रैल 1986 को वो लाहौर के अंदर वापस आई थी। तो कहा यह जाता है कि भी उनके वेलकम के लिए तकरीबन 1 मिलियन लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो ये सबसे बड़ा वो था, यानी जो उनकी वो उसको वेलकम करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद ये कि फिर 1988 के अंदर जब जियाउल हक की मौत हो गई 17 अगस्त 1988 को हत्यारे के अंदर, तो उन्होंने अपनी वफात से पहले को उसका इलेक्शन का ऐलान कर रखा था। तो फिर इलेक्शन अपनी डेट पर हुए और नवंबर के अंदर ये इलेक्शन हुए थे। और जब इलेक्शन हुए तो उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी, जिसको बेनजीर भुट्टो साहबा लीड कर रही थी, उन्होंने 93 सीटें हासिल की थी। और इनके मुखालिफ जो पार्टी थी, जो कि ISI ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको कहा जाता था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI, उसको बनाया गया था। और वो कोई खातिर खा सीटें नहीं ले सकी, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा की जो गवर्नमेंट थी, वो जो पार्टी थी, उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें ली थी। इससे एक साल पहले 1987 के अंदर बेनजीर भुट्टो साहबा की शादी जो थी वो आसिफ अली जरदारी के साथ हो गई थी। आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। सो उसके बाद यह है कि फिर बेनजीर भुट्टो साहबा को जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो उन्हीं दौरान ही बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो पैदा हुए थे। और ये भी ISI की एक मिस कैलकुलेशन थी, उनको ये बताया गया था कि अब उस टाइम ये इलेक्शन का ऐलान करें। जियाउल हक साहब ने उस टाइम ये ऐलान किया ताकि ये प्रेगनेंसी की वजह से बेनजीर भुट्टो साहबा इलेक्शन के अंदर कोई ज्यादा कैंपेन न चला सकें। खैर उनको ये डिसेप्शन हुई। तो उसके बाद ये कि बेनजीर भुट्टो साहबा की जो पार्टी थी वो 93 सीटें ले गई। और उसकी वजह से फिर बेनजीर भुट्टो साहबा जो है वो 2 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान की, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड की पहली फीमेल वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। इससे पहले दिल्ली के अंदर एक सुल्तान आई थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने 4 साल तक गवर्नमेंट की थी। वो दिल्ली की सरबराह रही थी। और उसके बाद यह है कि अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो बेनजीर भुट्टो साहबा जो है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, या किसी भी इस्लामिक वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद तो खैर फिर तुर्की के अंदर भी मुस्लिम जो थी वो आ गई। फिर बांग्लादेश के अंदर आजकल भी खातून हुकूमत कर रही हैं। और पंजाब की आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो भी आजकल खातून ही है। सो उसके बाद तो ये पे एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो खैर उसकी गवर्नमेंट जो थी उसके अंदर काफी ज्यादा मसाइल थे। आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब के जो वालिद थे हाकिम अली जरदारी, उनको भी गवर्नमेंट के अंदर शामिल किया गया। तो इसकी गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो साहबा की जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई ज्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं कराए, बल्कि 2-3 मेजर काम हुए थे। पहला तो काम ये हुआ था कि पाकिस्तान जो था उन्होंने आफ्टर 1971 वॉर कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था। वो जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1931 के अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बनाई थी, जिसका हमेशा हेड जो है वो किंग या क्वीन जो इंग्लैंड के होगी वही रहते थे। सो बेनजीर भुट्टो साहब ने 1989 के अंदर यह फैसला किया कि हमें दोबारा कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना चाहिए। उसके बाद यह है कि जो IJI थी वो जाहिर है कि वो एक मजहबी लोग थे उसके अंदर, खासतौर पर ये जमात इस्लामी हो गए, ये नवाज शरीफ साहब हो गए। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो कि जिनका नाम है उसामा बिन लादेन, जिसको 2 मई 2011 को एबटाबाद के अंदर कत्ल कर दिया गया था बाय द नेवी ऑफ US। तो ये 2 मई 2011 को इनको कत्ल कर दिया गया था एबटाबाद के उनके कंपाउंड के अंदर। उन्होंने यानी उसामा बिन लादेन ने ये पैसे दिए थे। खासतौर पर ये कहा जाता है, एक बुक के अंदर मैं पढ़ रहा था कि वो जमात इस्लामी का जो लाहौर के अंदर हेड ऑफिस है, मंसूरा जिसको कहते हैं, मंसूरा के अंदर वो आए थे और उन्होंने आकर पैसे दिए थे और ताकि अपोजिशन जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको खरीदा जाए और बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सके। सो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था ये नाकाम हो गया। और उसके बाद यह कि बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट के खिलाफ फिर जो उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे गुलाम इसा खान, तो उन्होंने 1990 के अंदर
ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ بھی یہ کرپٹ ہیں، کرپشن کر رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ملیٹنسی کا مسئلہ سب سے زیادہ شروع ہو گیا تھا اس ٹائم کے اندر. سو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس کو ڈسمس کر دیا تھا 1990 کے اندر. پھر نواز شریف صاحب آ گئے تھے، تو نواز شریف کے بارے میں ہم علیحدہ ایک ویلاگ کے اندر بات کریں گے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 1993 کے اندر دوبارہ الیکشن ہوئے. تو 1993 کے اندر دوبارہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پارٹی تھی یعنی پاکستان پیپل پارٹی، وہ دوبارہ گورنمنٹ کے اندر آ گئی تھی اور انہوں نے 86 سیٹیں استعفا لی تھی. تو اس دفعہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سمجھا کہ سب سے زیادہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے عہدے کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے وہ 58(2)B کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 کے اندر یہ ترمیم کی گئی تھی، 8ویں آئینی ترمیم، جس کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جب بھی وہ چاہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر سکتے ہیں، یعنی پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. سو اس سارے مسئلے کے اوپر ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ غلام اسحاق خان جو ہے اس کی چھٹی کرائی جائے اور اپنا جو صدر ہے یعنی اپنی پارٹی کا جو صدر ہے اس کو وہاں پر بٹھایا جائے. سو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1993 کے اندر جب پریزیڈنشل الیکشن ہوئے تو انہوں نے فاروق احمد لغاری جو کہ ڈی جی خان کے نواب تھے، لغاری قبیلے کے سردار تھے اور جو کہ کافی پڑھے لکھے آدمی تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کو انکل کہا کرتی تھی، تو ان کو انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا. لیکن مسئلہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ملٹری کے انفلوئنس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کا جو سربراہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرمی چیف نہیں ہوتا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے. یعنی ان کا جو سپریم کمانڈر ہے ملٹری کا، پوری ملٹری کا، چاہے وہ فضائیہ ہو، نیوی ہو، بری ہو، ان سب کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں. سو اس کے بعد اس کو بنایا گیا اور مسئلہ وہی تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ انکمپیٹنسی تھی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کے اندر فیوریٹزم تھی، نیپوٹزم زیادہ تھی، اور آصف علی زرداری صاحب جو تھے انہوں نے کافی زیادہ اس ٹائم کے اندر کرپشن کی گئی. اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کیونکہ 13 سال تک وہ جیل کے اندر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹائم پرسپشن یہی تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے سب سے زیادہ کرپشن کر رہی ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو بھائی تھے میر مرتضی بھٹو، ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، سب سے چھوٹے بھائی تھے میر شاہ نواز بھٹو، ان کو تو 1985 کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ بھی ISI نے اس کو شہید کرا دیا تھا بیروت کے اندر، یعنی لیبنان کے کیپٹل بیروت کے اندر. اور اس کے بعد یہ کہ ادھر بھی ان کو مسئلہ ہوا، پھر وہ فرانس چلے گئے تھے اور الٹیمیٹلی فرانس کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو اس کے بعد یہ ہے کہ بھی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اور بھائی تھے میر مرتضی بھٹو، ان کے ساتھ بھی بے نظیر صاحبہ کی نہیں بنتی تھی. اگرچہ اس ٹائم بے نظیر صاحبہ کی جو والدہ تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، وہ میر مرتضی کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی اس ٹائم. اچھا، نواز شریف کے ساتھ بھی میر مرتضی بھٹو کی وہ تھی، یعنی ان کی آپس کے اندر اچھی بنتی تھی، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ کے خلاف تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کی ایک دفعہ مونچھوں کو بھی انہوں نے کٹوا دیا تھا میر مرتضی بھٹو نے. تو ایک ریسنٹلی ایک انٹرویو بھی آیا تھا، آصف علی زرداری صاحب کے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میر مرتضی بھٹو جو ہے وہ اپنے بیڈ روم کے اندر، ایون کہ اپنے واش روم کے اندر بھی آصف علی زرداری کی تصویر رکھتے تھے اور وہ کہ اس کے ساتھ وہ جو سلوک کیا کرتے تھے. بہرحال وہ اس کو کافی زیادہ ناپسند کرتے تھے آصف علی زرداری کو میر مرتضی بھٹو. 20 ستمبر 1996 کے اندر کلفٹن جو ان کا گھر ہے میر مرتضی بھٹو کا، وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کی آپس کے اندر لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے میر مرتضی بھٹو کو اور ان کے ساتھ ساتھی جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا. کس نے؟ پاکستان کی پولیس نے. تو بے نظیر صاحبہ جو تھی وہ وہاں پر گئی تھی اور کافی زیادہ وہ ڈسٹرب تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو فاروق احمد لغاری صاحب تھے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے دوبارہ وہی الزام لگایا بے نظیر صاحبہ کے اوپر کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن کے اندر انوالو ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. آئیڈینٹیکل چارجز جو تھے جو کہ 1993 کے اندر لگائے گئے تھے، 1990 کے اندر سیم الزامات کو دہرا کر انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس کو ڈسمس کر دیا تھا نومبر 1996 کے اندر. اس کے بعد یہ کہ پھر دوبارہ الیکشن ہوئے، پھر نواز شریف کا صاحب کی جو پارٹی تھی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ گئی تھی. اس کو ہم اگلے ویلاگ کے اندر بات کریں گے. اس کے بعد یہ کہ بے نظیر صاحبہ جو تھی وہ جب 1999 کے اندر 12 اکتوبر 1999 کو جب کو ہوا، پرویز مشرف صاحب گورنمنٹ کے اندر آ گئے تھے، تو بے نظیر صاحبہ کو اور نواز شریف دونوں کو انہوں نے جلا وطن کر دیا تھا.
तो 2006 के अंदर फिर नवाज शरीफ और पीपल पार्टी की जो सरबराह थी बेनजीर भुट्टो साहबा, उनके दरमियान एक जमहूरियत के हक के लिए एक मुआहदा हुआ था 14 मई 2006 को, जिसको सीओडी कहा जाता है। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, सॉरी मैं बोल रहा था, सीओडी जिसको कहा जाता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो दो उन्होंने किया था। और उसके बाद ये है कि इस मुआहदे के अंदर क्या था कि आपस में हम नहीं लड़ेंगे, हम किसी डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 1990 से लेकर, बल्कि 1988 से लेकर 1999 तक का तो यही सिस्टम चलता रहा था। नवाज शरीफ बेनजीर की गवर्नमेंट को खत्म कर देते और बेनजीर साहबा उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ ये करती, यानी मसाइल करती। तो इस तरह करके बेनजीर साहबा जो है वो फिर 2007 के अंदर ये वापस आए, ये नवाज शरीफ भी वापस आए, बेनजीर भुट्टो साहबा भी वापस आए। तो अल्टीमेटली वो इलेक्शन की कैंपेन चला रही थी। आखिरी जलसा जो था बेनजीर भुट्टो साहबा का, यानी उसके 48 घंटे बाद इलेक्शन होने वाले थे, यानी 29 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर जब वो जलसे से वापस आ रही थी, तो उनके ऊपर ये फायरिंग भी की गई और बाद में एक खुदकुश बमबार ने अटैक भी किया। तो उससे बेनजीर भुट्टो साहबा जो थी वो शहीद हो गई थी। उसके बाद ये कि 2008 के इलेक्शन हुए। 2008 के इलेक्शन के अंदर फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, और फिर यूसुफ रजा गिलानी जो मुल्तान से ताल्लुक रखते थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर यूसुफ रजा गिलानी को फिर नाअहल कर दिया गया था 2012 के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो स्विस बैंक के अंदर आसिफ अली जरदारी के सो कॉल्ड पैसे रखे हुए थे, उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर खत नहीं लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जून के अंदर उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और आपको पता है कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम वो कौमी असम्बली के स्पीकर बने थे। उसके बाद ये है कि दोबारा फिर इलेक्शन हुए। अच्छा, इससे हुआ ये कि जो सूबा सिंध है उसके अंदर 2008 के अंदर भी पीपल पार्टी की हुकूमत आई, और 2013 के अंदर भी पीपल पार्टी की हुकूमत आई, और उसके बाद 2018 के अंदर भी आई, और आजकल भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत वहां पर है। यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो सूबा सिंध के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। लेकिन बेनजीर साहबा की शहादत के बाद जो पंजाब के अंदर पीपल पार्टी का होल्ड था वो बिल्कुल खत्म हो गया। सो इस तरह करके बेनजीर भुट्टो साहबा और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी वो डिक्लाइन की तरफ चली गई। और आजकल आपको पता है कि भाई पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आसिफ अली जरदारी हैं, और वो भी पीपल पार्टी के ही को चेयरमैन है। और पीपल पार्टी दो पीपल पार्टी एक्चुअली, एक है पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जिसको पीपीपी कहते हैं, पीपीपी यानी 4 दफा पी है। ये 2002 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी आसिफ अली जरदारी की सरबराही के अंदर, जिनका जो सिंबल है वो है जी तीर। दूसरी जो पार्टी है वो है जी पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसके अंदर 3 दफा पी आते हैं। उसके सरबराह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनका तलवार है सिंबल। सो ये दो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है वो एक्चुअली आसिफ अली जरदारी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसको 2002 में बनाया गया था, वो इलेक्शन लड़ती है। सो ये सारी पीपल पार्टी के मुतालिक ये बातें थी बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में। बेनजीर भुट्टो साहबा की किताबें हैं जो आती रहती हैं, कुछ बेनजीर साहबा ने खुद लिखी हैं और कुछ बेनजीर साहबा की लाइफ के बारे में लिखी गई है। उनको आपने याद रखना है, जो कि मैंने कंसल्ट किए हैं, ये आपकी सारी ये चीजें या नोट्स बनाने के लिए। तो ये नोट्स भी आपके मौजूद हैं, अगर आप किसी को चाहिए हो तो नोट्स बता सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर सकता है। पहली जो किताब है बेनजीर भुट्टो साहबा की वो है जी डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनजीर साहबा ने खुद लिखी है। ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको पढ़ने की जरूरत है, ये काफी अच्छी किताब है। उसके बाद एक सहाफी हैं बीबीसी के ओन बेनेट जॉन, उनकी एक किताब है द भुट्टो डायनेस्टी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, काफी डिटेल्ड किताब है, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बेनजीर साहबा की किताब का नाम है रिकंसिलिएशन, ये भी बेनजीर साहबा की अपनी किताब है। उसके बाद है जी पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ये भी बेनजीर साहबा की किताब है, और इस किताब को के बारे में भी यही कहा जाता है कि काफी अच्छी किताब है ये की। उसके बाद है जी क्रिस्टीना लैम की किताब है वेटिंग फॉर अल्लाह, ठीक है, ये तो इंतहाई अहम किताब है।
اگر کوئی پیپل پارٹی کے بارے میں بینظیر صاحبہ کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے کہ ایکچولی ان کے رائز اینڈ فال کے اندر بنیادی وہ کیا تھے، یعنی ایلیمنٹس کیا تھے، ان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس کیا ہیں، تو یہ اس کتاب کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتے ہیں. سو یہ تھا بینظیر بھٹو صاحبہ اور پیپل پارٹی کے حوالے سے سارا ویلاگ، سارا لیکچر. سو آپ کو اگر کسی بھی چیز کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، تو آپ کمنٹ کر کے وہ بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.